जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पर एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया है। सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन देखेंगे। लगभग 109-10 पेज का एवरेज पीडीएफ है। उसमें से जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है उनके लिए वही की पॉइंटों को हम आपके लिए डिस्कस करेंगे जो आपके फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ब्लॉक नंबर 12 हो गया, C0 कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 11000 इसका पिन कोड हो गया, 11003 इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट निकल के आता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL के लिए डेट फॉर सबमिशन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखिए, 24 जून से स्टार्ट हो चुका है, 24 जुलाई 2024 तक आपके फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो 24 जुलाई 2024 लास्ट डेट है। 24 जून से फॉर्म फिल करने का लास्ट स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट आपका क्या है, 24 जुलाई 2024 लास्ट डेट हो गया। लास्ट जैसे यहाँ पे लिखा है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट की बात करेंगे तो 25 जुलाई 2024 तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे 10 जो है यहाँ पर अगस्त 2024 से लेकर 11 अगस्त 2024 तक आपका विंडो ऑन कर दिया जाएगा। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टियर फर्स्ट का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा और टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टियर सेकंड का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है दिसंबर 2024 तक आपका ये भी एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, करेक्शन करते टाइम पे देखिए फॉर्म फिल करते समय सावधानी पूर्वक भरेगा जो न्यू बिगिनर है, नहीं तो जितना फॉर्म फिल करने का चार्ज नहीं होता उससे ज्यादा आपका करेक्शन चार्ज होता है। अभी मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा आपके साथ में। ठीक है, जैसे सबसे पहले यहां पर क्या दिया गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के लिए ग्रुप वी का पोस्ट है। मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। सेकंड है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए ग्रुप बी का पोस्ट है। मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। थर्ड नंबर है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, यहां पे है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए ग्रुप बी का पोस्ट है। मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 30 होना चाहिए। फोर्थ नंबर का है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के लिए ग्रुप बी का पोस्ट है। मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 30 हो गया। 5 नंबर का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए AFSQ के लिए ग्रुप बी का पोस्ट है। मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम कितनी है, 30 साल है। फिर है 6 नंबर का है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्रुप बी का पोस्ट है। 18 से लेकर 30 साल एज होनी चाहिए। 7 नंबर का असिस्टेंट हो गया असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अदर मिनिस्ट्रीज बेस के अंतर्गत डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पर लिखा गया है ऑर्गेनाइज बेस के अंतर्गत ग्रुप बी का पोस्ट है। मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। 8वें नंबर का इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT के लिए ग्रुप सी का पोस्ट है। 18 से लेकर 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। 9 नंबर का है इंस्पेक्टर है सेंट्रल एक्साइज के लिए CBIC के लिए ग्रुप बी का पोस्ट है। 18 से लेकर 30 आपकी एज होनी चाहिए। 10th नंबर का है यहां पर है इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, जैसे कि यहां पे क्या लिखा है गया प्रिवेंटिव जो ऑफिसर हो गया, ये चीज ध्यान रखना। फिर उसके बाद में 11 नंबर का जो है इंस्पेक्टर के लिए यहां पर है एग्जामिनर जो बेस के लिए है, ये चीज ध्यान रखना। सारा इसी के अंतर्गत पे CBIC के अंतर्गत पे इंक्लूड है। ग्रुप बी का पोस्ट है। एज लिमिट इसमें भी 18 से लेकर 30 साल लिया जाना है। इंस्पेक्टर हो गया। इंस्पेक्टर दूसरा है सेंट्रल एक्साइज बेस के अंतर्गत पे और इंस्पेक्टर दूसरा हो गया प्रिवेंटिव बेस के अंतर्गत पे जो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है ऑफिसर। फिर उसके बाद में 11 नंबर है इंस्पेक्टर हो गया एग्जामिनर के लिए। ठीक है, 12 नंबर है असिस्टेंट हो गया इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए, जैसे यहां पर लिखा गया है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के लिए ग्रुप बी का पोस्ट है। 18 से लेकर 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। 13वें नंबर का है सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ग्रुप बी का पोस्ट है। मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 30 आपकी यहाँ पर एज होनी चाहिए। 14वें नंबर का है इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए है, यहाँ पर जैसे लिखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ग्रुप बी का पोस्ट है। 18 से लेकर 30 साल आपके यहाँ पर एज होनी चाहिए। 15वें नंबर का इंस्पेक्टर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ग्रुप बी का पोस्ट है। 18 से लेकर 30 साल यहाँ पर एज लिमिट है। देखिए, ये पे लेवल 7 की वैकेंसी है। ठीक है, पे लेवल जो 6 का पोस्ट है, ये चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्या लिए है, जैसे यहाँ पर 16वें नंबर का है 16वें नंबर का असिस्टेंट हो गया असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अदर मिनिस्ट्रीज हो गया डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन जो भी है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो बेस है। ग्रुप बी का पोस्ट है। 18 से लेकर 30 साल यहाँ पर एज लिमिट है। 17वें नंबर है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट CBIC के लिए ग्रुप बी का पोस्ट है। 18 से लेकर 30 साल और
18वें नंबर है रिसर्च असिस्टेंट के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से NHRC के लिए ग्रुप बी का पोस्ट। एज लिमिट क्या है आपका 18 से लेकर 30 साल। किसके लिए, जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए। 19वें नंबर का है डिविजनल अकाउंटेंट के लिए, ऑफिसर्स अंडर है C&AG के लिए ग्रुप बी का पोस्ट 18 से लेकर 30 साल एज लिमिट होनी चाहिए। 20 नंबर है सब इंस्पेक्टर के लिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए NIA के लिए ग्रुप बी का पोस्ट 18 से लेकर 30 साल में यहाँ पर एज लिमिट है। 21st नंबर है सब इंस्पेक्टर ऑब्लिक है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरोज MHA ग्रुप बी का पोस्ट 18 से लेकर 30 साल यहाँ पर एज लिमिट मांगी गई है। 22nd नंबर है 22वें नंबर का जूनियर स्टैटिकल्स ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम्स इंप्लीमेंटेशन ग्रुप बी का पोस्ट 18 से लेकर 32 साल आपकी एज लिमिट यहाँ पर होनी चाहिए। 23 नंबर है पे लेवल 5 की जो वैकेंसी जो इंक्लूड किया गया ऑडिटर के लिए, वो ऑफिसर्स है अंडर C&AG के लिए ग्रुप सी का है 18 से लेकर 27 साल है। 24वें नंबर का भी है। 24 नंबर का ऑडिटर है ऑफिसर अंडर CGDA के लिए ग्रुप सी की पोस्ट 18 से लेकर 28 साल। और 25 नंबर का भी ऑडिटर है अदर जो मिनिस्ट्री बेस के अंतर्गत पे डिपार्टमेंट्स बेस में ग्रुप सी के पोस्ट 18 से लेकर 27 साल। 26 नंबर का है अकाउंटेंट है ऑफिसर अंडर है C&AG के लिए ग्रुप सी का पोस्ट 18 से लेकर 27 साल एज लिमिट है। 27 नंबर की बात करेंगे अकाउंटेंट है जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट्स, जो इसके अंतर्गत पे कहा गया ग्रुप सी का पोस्ट 18 से लेकर 27 साल एज लिमिट है। 28 नंबर का है अकाउंटेंट हो गया जूनियर अकाउंटेंट से अदर हो गया मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स के लिए ग्रुप सी का पोस्ट 18 से लेकर 27 साल यहाँ पर एज लिमिट है। पे लेवल जो 5 की वैकेंसी देखिए, पे लेवल 4 का है 29 नंबर का 29वें नंबर है। जैसे यहाँ पर लिखा है पोस्टल असिस्टेंट हो गया, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टेज बेस के अंतर्गत पे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ग्रुप सी का पोस्ट 18 से लेकर 27 साल है, सारे एज लिमिट इसमें वही है। 30 नंबर का है सीनियर सेक्रेटरिएट हो गया, असिस्टेंट हो गया अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए, मिनिस्ट्रीज अदर देन CSCS के लिए कार्डर के लिए ग्रुप सी का है 18 से लेकर 27 साल एज लिमिट होनी चाहिए। 31st नंबर का है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, और जैसे यहाँ पर है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए ग्रुप सी का है 18 से लेकर 27 साल यहाँ पर एज लिमिट है। 32nd नंबर है टैक्स असिस्टेंट के लिए CBDT के लिए ग्रुप सी का पोस्ट 18 से लेकर 27 साल एज लिमिट है। 33 नंबर का है टैक्स असिस्टेंट के लिए CBIC के लिए ग्रुप सी का 18 से लेकर 27 साल। और 34 नंबर का 34वें नंबर का सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ग्रुप सी का पोस्ट 18 से लेकर 27 साल इसमें एज लिमिट है। देखिए पे लेवल 4, 5, 6, 7 के लिए जो वैकेंसी जो बटी है किस डिपार्टमेंटल के अंतर्गत तो वैकेंसी इंक्लूड है, वो चीजें हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, बेसिक सा की पॉइंट है। नेशनलिटी वही सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान होना चाहिए। उसके बाद में तिब्बती रिफ्यूजी एटसेट्रा हो जाता है। पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका कंट्रीज हो गया, केन्या, युगांडा एंड यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। फॉर्मली रूप से तंगानिया हो गया, और जंजेबार, जाम्बिया, मेलावे, जेरे और इथोपियन से एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वही इसके लिए इलिजिबल है। नेशनलिटी जो चीज बात हो जाती है। एज लिमिट देखिए 1/8/2024 के बेस में आपका एज लिमिट लिया जाएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या होना चाहिए, जैसे आपके लिए कहा गया है आपका, जैसे जहां पर भी एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल की बात कही गई, तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2/8/1997 से लेकर 1/8/2006 के बीच में होना चाहिए। जहां पर भी जिस पोस्ट के लिए आपका एज लिमिट 20 से लेकर 30 साल के बीच का बात कही गई है, उसका डेट ऑफ बर्थ 2/8/1994 से लेकर 1/8/2004 के बीच में होना चाहिए। और जहां पर 18 से 30 मांगा गया एज और लिमिट, तो वहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/8/1994 से लेकर 1/8/2006 के बीच में होना चाहिए। आपके डेट ऑफ बर्थ की गणना 1 अगस्त 2024 से की जाएगी। ठीक, ध्यान रखना इसका। और उसमें जहां पर 18 से लेकर 32 साल एज लिमिट है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2/8/1992 से लेकर 1/8/2006 के बीच में होना चाहिए। अब आपका क्लियर कर दिया। देखिए एज लिमिट 1 अगस्त 2024 के बेस से लिया जाएगा, 18 से 27 के लिए, 20 से 30 के लिए, 18 से लेकर 30 के लिए, 18 से लेकर 32। आपका डेट ऑफ बर्थ किसके बीच में होना चाहिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपके लिए भी क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर शेड्यूल कास्ट को 5 ईयर्स का दिया जाता है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल रहा है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का, पीडब्ल्यूवीडी के लिए 10 साल का, पीडब्ल्यूवीडी ओबीसी के लिए 13 ईयर्स का, अनरिजर्व इंक्लूड होता है। पीडब्ल्यूवीडी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप 15 साल का, एक्सेस सर्विसमैन ईएसआईएम के लिए 3 ईयर्स इंक्लूड हो जाता है। और डिफेंस पर्सनली डिसेबल होता है, उसको 3 ईयर्स बेस होता है। और उसके अंतर्गत पे कैटेगरी दूसरा जो 9 नंबर का डिफेंस पर्सन डिसेबल से होता है, तो इसके साथ साथ में जो इंक्लूड हो जाता है कैटेगरी वाइज, तो वो 8 साल का इसके अंतर्गत पे एज लिमिट पे यहाँ पर छूट दी जाती है। बहुत सारा होता है यहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो जॉब करता है 40 साल, 45 साल, आप देख लीजिएगा। विडो डाइवर्स बेस के अंतर्गत पर जनरल है तो 35 साल, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इंक्लूड हो जाता
जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 12 और 13 नंबर का, 12 नंबर का जनरल नॉर्मली आ जाता है, विडोज हो गया, डाइवोर्स्ड वुमन हो गया, वुमेन्स जुडिशियली रूप से सेपरेट एंड हु आर नॉट रीमैरिज, जिसने दोबारा शादी नहीं किया है वो जनरल कैटेगरी के लिए इंक्लूड है, तो उसका अगर एज लिमिट अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज है तो वो इसके लिए इलिजिबल है। वही कैटेगरी अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इंक्लूड हो जाता है तो अप टू 40 साल वो इसके लिए इलिजिबल हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा इस चीज़ के लिए, न्यू बिगनर जो है उसके लिए, नहीं तो बेसिक सा की पॉइंट है जो थोड़ा सा नोटिफिकेशन बेस है, वही चीज़ जो चीज़ें यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा इंक्लूड किया गया वही मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। देखिए जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल में। और उसके बाद में और या तो क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल में। उसके बाद में 8.2 है स्टैटिक्स इन्वेस्टिगेटर्स ग्रेड सेकंड के लिए जहां पर वैकेंसी अपडेट है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव स्टडीज स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years और ऑल द 6 सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएट कोर्स के बेस के अंतर्गत पे स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर्स ग्रेड सेकंड के लिए। देखिए 8.3 जो है रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए NHRC के लिए जो यहाँ पर कहा गया इसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट बेस में। और उसके बाद में 8.3.2 जो कहा गया डिजरेबल क्वालिफिकेशन की जो बात कही गई है, मिनिमम 1 years रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन बेस में। और 8.3.2.2 में कहा गया डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो इसके लिए क्वालिफिकेशन। देखिए ऑल अदर पोस्ट के लिए क्या कहा गया, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, मतलब आपके पास में बस बैचलर डिग्री होना चाहिए, आप इसके लिए इलिजिबल है। ठीक है, देखिए जो इंपॉर्टेंट कुछ वैकेंसियां उनके लिए क्या कहा गया, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है स्टैटिक्स बेस के अंतर्गत पे क्या चीज़ होना चाहिए, ग्रेजुएशन बेस के अंतर्गत पे, सेमेस्टरली बेस के अंतर्गत पे, वो चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। देखिए 109 पेज का PDF है, वही आपके लिए एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो आपको देखिए जैसे OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है न्यू बिगनरों के लिए ssc.nic.gov.in पर जाके ssc.gov.in पर जाकर जो भी आपको कंफर्ट लगता है वैसे ssc.nic.in है जो यहाँ पर इनके द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड किया गया। ठीक है, 13 पेज के अंतर्गत पे बात इनके द्वारा कही गई है। थोड़ा सा एग्जाम सेंटर दिया आपका जो भी स्टेट है, स्टेट के अंतर्गत पे नियरेस्ट आपका एग्जाम सेंटर आ जाता है, ये चीज़ भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए टियर फर्स्ट टियर सेकंड में 2 फेसों में यहाँ पर एग्जाम होनी है। टियर फर्स्ट के अंतर्गत पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और B है जनरल अवेयरनेस और C है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और D है यहाँ पे इंग्लिश कंप्रीहेंशन। टोटल 25 सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 मार्क्स का, 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पर जैसे जो विजन जिसको दिक्कत होता तो इसका 1 घंटा 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम इसके अंतर्गत पे दिया जाता है। ठीक है, टियर फर्स्ट। टियर सेकंड के लिए देखिए सेक्शन फर्स्ट इंक्लूड हो जाता है, 2 घंटे का और 15 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया जाता है। पेपर फर्स्ट जो होता है सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत पे मॉड्यूल फर्स्ट जो है यहाँ पर मैथमेटिकल्स एबिलिटी के अंतर्गत पे 30 क्वेश्चन, मॉड्यूल सेकंड होता है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाते हैं। 6 × 30 हो गया 180 मार्क्स का यहाँ पर दिया जाता है 60 क्वेश्चन। ठीक है, 180 मार्क्स का होता है, 1 घंटे का आपको इसके अंतर्गत पे टाइमिंग दिया जाएगा। और उसके बाद में दूसरा इसी के साथ में टोटल 60 क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद में सेक्शन सेकंड है देखिए यहाँ पे, जिसमें मॉड्यूल फर्स्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन और मॉड्यूल सेकंड होता है जनरल अवेयरनेस। देखिए जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से 45 क्वेश्चन पूछा जाता है और जनरल अवेयरनेस से आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। 70 क्वेश्चन इसके अंतर्गत हो गया, 210 मार्क्स का टोटल इंक्लूड हो जाता है सेक्शन सेकंड। फिर उसके बाद में सेक्शन थर्ड की बात करेंगे तो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल हो गया, 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 मार्क्स का हो गया, 60 मार्क्स का, 15 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाता है। और विजन एस्टेक का जो भी चीज़ होता है तो 20 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाता है। सेक्शन सेकंड के अंतर्गत तो 15 मिनट का जो टाइम होता है। सेक्शन थर्ड जो है मॉड्यूल से थर्ड सेकंड हो गया, डेटा एंट्री बेस के अंतर्गत पे स्पीड टेस्ट मॉड्यूल हो गया, 1 डेटा एंट्री टास्क जो आपको इसके अंतर्गत पे क्लियर करना होता है। और पेपर सेकंड जो है स्टैटिक्स का आपका पेपर होगा 100 मार्क्स का, ये चीज़ ध्यान रखना, 100 × 2 हो गया मल्टीप्लाई 200 मार्क्स का हो गया, जिसका यहाँ पर अगर स्टैटिक्स बेस है ये चीज़ ध्यान रखना। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम
टाइम दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन आपके इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पे डीपली दिया है कि आपको कैसे पढ़ना है, ये चीज़ आपका देख लीजिएगा। मैं टाइम मिलेगा तो मैं डीपली आपके लिए यहाँ पर सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे तो सॉलिड रूप से जो इन्फॉर्मेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया, तो वही चीज़ मैं आपके लिए ये प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई वो नहीं। थोड़ा सा ये आइडेंटिफिकेशन से आपका आधार कार्ड वैलिड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड एक्सेट्रा कुछ चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आने वाले समय में जो भी आपका है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए आजकल थोड़ा सा अपडेट किया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कि आप सेल्फ तुरंत ही फोटो को क्या कर सकते हैं, लाइव फोटो क्लिक कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। देखिए अनरिजर्व के लिए 30% मार्क्स लेके आना जरूरी है, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25% मार्क्स और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% मार्क्स, टियर फर्स्ट के लिए और टियर सेकंड के लिए अनरिजर्व के लिए 20%, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25 मार्क्स और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 30% मार्क्स लेके आना यहाँ पर जरूरी है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। 31 पेज का ये पीडीएफ हो गया, नहीं वो 109 पेज का है, अभी 31 पेज में पहुंचे। 32 में बेसिक सा वैसे इन्फॉर्मेशन दी है, जो चीज़ें देख रहे हैं हम क्या चीज़ें, थोड़ा सा वैसे नॉर्मली बात करें। वैसे तो ज़्यादा है नहीं इसमें, अभी कुछ ज़्यादा डेटा भी इन्होंने अपडेट नहीं किया है, जो चीज़ जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। अभी बेसिक सा इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा वैकेंसी क्या चीज़ें, कितनी वैकेंसी यहाँ पे किस कैटेगरी के लिए है, क्या चीज़ें होंगी, अभी आने वाले समय पर आपके लिए अपडेट करेगा। देखिए 44 पेज में हम पहुँच गए। मैं सारा का सारा आपके लिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपको ये ना हो कि वैकेंसी संबंधी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया। आयोग ने जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड किया तो वही चीज़ मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये बताया गया है कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है। सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर करना है, कैसे आपको फॉर्म फिल करनी है। जैसे जिसने पहले कर चुका है तो आगे वहाँ पर प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। आगे आपको कोई करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बस न्यू फोटो क्लिक कीजिएगा, कुछ डॉक्यूमेंट पोस्ट के लिए, और उसके बाद में फॉर्म फीस पे कीजिएगा जो जिस कैटेगरी के अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना, जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस होता है और कोई फीमेल कैटेगरी एक्सेट्रा कैटेगरी के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं होता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और उसके बाद में अगर एक बार आप फॉर्म पे मिस्टेक करते हैं तो 200 रुपये आपको फॉर्म फीस पे करना होगा। दोबारा अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपको 500 रुपये फॉर्म फीस पे करना होगा। इसलिए आप सावधानी पूर्वक फॉर्म फिल कीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए एक बार फॉर्म फीस पे करने, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये, लेकिन जब आप मिस्टेक करते हैं तो आपको 200 रुपये, फिर वापस आप मिस्टेक करते हैं तो आपको 500 रुपये फॉर्म फीस पे करना है। तो इसलिए करेक्शन चार्ज आपको पे करना। बाद में इसका जो है विंडो ओपन कर दिया जाएगा, जैसे कि मैंने पहले नोटिफिकेशन अपडेट किया है कि आपका अगस्त में इसका नया विंडो आपके लिए चालू कर दिया जाएगा कि जो भी करेक्शन अगर मिस्टेक होना है। वैसे तो आपको सावधानी पूर्वक रखना है। अभी तो यहाँ पर वैकेंसी अपडेट होनी है, सारा नोटिफिकेशन अपडेट होना है। बेसिकली रूप से देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या किया गया कि नोटिफिकेशन अपडेट किया गया क्योंकि 24 जो कैलेंडर बेस था 24 जून 2024 को आपके लिए नोटिफिकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। आज से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर चुके हैं। जब आपको टाइम मिलेगा तो आप फॉर्म फिल कीजिएगा। आपकी जो भी वैकेंसी एक्सेट्रा जो चीज़ें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आने वाले समय पर आपके लिए अपडेट कर देगा। देखिए पूरा पीडीएफ में आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप ये ना कहो कि आगे का इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं किया जाए। एक बार कमेंट के माध्यम से मुझे कहा था कि पूरा इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा प्रोवाइड नहीं किया, इसलिए मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मैंने थोड़ा सा लास्ट में आपके लिए सिलेबस भी वहाँ पर प्रोवाइड किया, ठीक है। देखिए जैसे हम 103 पेज के अंतर्गत पे पहुंच गए, कहीं पर भी अभी वैकेंसी का जो किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी अपडेट है ये अभी नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया। देखिए थोड़ा सा जहाँ पर फिजिकल टेस्ट है तो हाइट देखिए यहाँ पर 4 मैन के लिए 170 सेंटीमीटर, वुमेन के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाइट जो है यहाँ पे जो है ट्राइब्स हिल ट्राइब इसके अंतर्गत पे जो भी है यहाँ पर हाइट पे 5 सेंटीमीटर की आपको छूट दी जाएगी। चेस्ट 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। विजन आपका 6x6 होना चाहिए, चीज़ ध्यान रखना। और उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड कुछ है यहाँ पर देखिए हाइट 4 मैन के लिए जो अलग अलग सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मिनिस्ट्री और होम अफेयर्स के लिए जो यहाँ पर चीज़ें। दूसरा है फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर पोस्ट सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए। देखिए थोड़ा सा ऊपर वैकेंसी यहाँ पर है सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से जो यहाँ पर है ये चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर देखिए। ये यहाँ से मैं थोड़ा सा बेसिक्स आपके लिए प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, आप ये कन्फ्यूजन हो ना। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड है कुछ चीज़ों के लिए, जैसे इंस्पेक्टर है सब इंस्पेक्टर और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स के लिए। और इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर हाइट 157.5 सेंटीमीटर और उसके बाद में चेस्ट 80th फर्स्ट होना चाहिए। उसके बाद में फलाने के बाद में प्लस हो जाना चाहिए। हील एरिया के लिए 5 सेंटीमीटर में छूट दी जाएगी। फिजिकल जो टेस्ट होना है वॉकिंग होना चाहिए, 1600 मीटर दौड़ पूरी करनी है 15 मिनट पे। और उसके बाद में साइकिलिंग होगा 8 किलोमीटर का 30 मिनट के अंतर्गत पे। और उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर और वेट 48 सेंटीमीटर और यहाँ पे हिल एरिया के अंतर्गत पे हाइट और सब चीज़ में छूट दी जाएगी। फिजिकल टेस्ट होगा, वॉकिंग 1 किलोमीटर 20 मिनट के अंतर्गत पूरा करना होगा। साइकिलिंग 3 किलोमीटर 25 मिनट में आपको पूरा करना होगा। देखिए यहाँ पर बी है फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए। हाइट 165 सेंटीमीटर, फॉर वुमेन के लिए 150 सेंटीमीटर। हाइट रिलैक्सेबल मतलब छूट दी जाएगी फॉर जो हिल एक्सेट्रा जो सर्टिफिकेट लगता है और ट्राइबल बेस के अंतर्गत जो इंक्लूड होता है तो आपका क्या होना 5 सेंटीमीटर की आपको छूट दी जाए। मतलब 160 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। हिल सर्टिफिकेट आप बना लेना तब तक के लिए जब ये फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है। बहुत
बहुत सारा टाइम है, आप बना सकते हैं। आजकल ऑनलाइन हिल सर्टिफिकेट बन जाता है, अगर आप हिल एरिया में ऑनलाइन बन जाता है, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। ब्लॉक तहसील या डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत चेस्टिंग में आप करेंगे तो 78 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसके बाद में विजन 6/6 होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। सी देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए हाइट 100 सेंटीमीटर, मैन के लिए, वुमेन के लिए 150 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की जो ये ट्राइब से हिल ट्राइब से बेस में है उसमें छूट दी जाएगी, मतलब 165 सेंटीमीटर और 145 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट होनी है जिसका हिल ट्राइब है। चेस्ट 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, विजन 6/6 होना चाहिए। डी नंबर का पॉइंट है, फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑब्लिक है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो यहाँ पर हो गया ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए। हाइट है फॉर मैन के लिए 165 सेंटीमीटर, फॉर वुमेन के लिए 152 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए, इनमें भी छूट दी जाएगी। चेस्ट है 76 सेंटीमीटर, विजन 6/6 होना चाहिए, ये चीज थोड़ा सा आपको नोट में ध्यान में रखना है, ठीक है। 109 पेज का यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड किया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एसएससी सीजीएल के लिए। देखिए, आपके फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, जो अभी तक आयोग के द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया है, वही हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा जो भी वैकेंसी एटसेट्रा संबंधी जो भी इन्फॉर्मेशन सीजीएल संबंधी अगर रिलेट करेगा तो नोटिफिकेशन हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम पर आपके लिए सॉलिड रूप से प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। अगर इस वीडियो के अंतर्गत पर कोई मिस्टेक होगा तो थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया और सॉलिड रूप से पूरा समझाने की कोशिश की है। अगर कोई कंफ्यूजन कुछ चीज़ होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमें भी पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।